तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट चैप्टर, और ये क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको मैंने ब्रीफ में करके लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है, इंट्रोडक्शन में उसकी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। फिर कुछ रे डायग्राम हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए किस किस रे डायग्राम की नीड रहती है। फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, और फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो यहां पर ये चैप्टर हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। लेंसेज में हमारे पास दो टाइप के लेंस आते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इससे भी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। उससे पहले इनके भी हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। फिर रे डायग्राम के बाद इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, फिर कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है इस टॉपिक में, फिर हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मिरर या सॉरी लेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इमेज फॉर्म करने के लिए कुछ हमें साइन कन्वेंशन लेने पड़ते हैं कि कहां पर माइनस कहां पर प्लस लेना है, उस चीज को भी हम पढ़ेंगे अलग से। फिर आता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जैसे यहाँ पर मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सबसे लास्ट में टॉपिक आएगा हमारे पास पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। रिफ्लेक्शन पे आने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट होता क्या है भाई, देखो अगर मैंने कहा कि यहां पर एक कोई लाइट का सोर्स है और लाइट ट्रेवल करके यहां तक पहुंच गई, तो लाइट किस डायरेक्शन में गई है, कहां से गई है, उसको हम एक लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। एक लाइन से, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करेगी उसको हम एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, और उसका एक होता है एरोहेड। एरोहेड का मतलब कि उस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक होती है टेल। टेल का मतलब कहां से वो चली है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, एक सिंगल लाइन जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। उसके बाद आता है हमारे पास बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ठीक है भाई। अब देखो जो लाइट है वो एक लाइन में तो ट्रेवल नहीं करती है, विच मींस एक लाइन से तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जो लाइट है वो तो बल्क में आती है ना, बहुत सारा एरिया कवर करके आती है। तो अगर हम उन्हीं रेज को, उन रेज का ग्रुप बना दें, ठीक है, यानी बहुत सारी रेज जो लाइट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। यानी बीम ऑफ लाइट के अंदर बहुत सारी रेज होती है जो सेम डायरेक्शन में हो, या हो सकता है डायरेक्शन की अलग भी हो, ठीक है भाई, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक बीम ऑफ लाइट। पढ़ने के बाद हमारे पास टॉपिक आता है डाइवर्जेंट बीम। अब डाइवर्जेंट बीम क्या है, देखो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जहां पर बहुत सारी रेज होती है, ग्रुप ऑफ रेज, उसको हम बीम बोलते हैं। अब डाइवर्जेंट बीम का मतलब ऐसी ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट जो मीट ना करके दूर होती जाए, ठीक है भाई। जैसे ये किस टाइप की रेज है, ये किस टाइप की बीम है, ये डाइवर्जिंग बीम है, यानी ये डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग हो रही है, ठीक है भाई, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। उसके बाद फिर आता है हमारे पास कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम क्या है, अब जैसे रे ऑफ कन्वर्जिंग बीम क्या है,
अब जैसे रे ऑफ लाइट जो है हमारी एक स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके एक पॉइंट पर मीट कर जाए, ठीक है, यहां पर मीट कर जाए, यहां पर मीट कर जाए, यहां पर, यानी कि लाइट की जो रेज है वो कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, या फिर कहो टर्न हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। तो आपको समझ में आया रे ऑफ लाइट क्या होती है भाई, जब एक लाइट को की डायरेक्शन को हम एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करें विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। फिर आता है बीम ऑफ लाइट, जब ये रेज का बहुत बहुत ज्यादा नंबर में हो या फिर कहो ग्रुप हो पूरा, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट भी हमने दो टाइप की पढ़ी है, एक है कि जब आपकी जो रेज है वो दूर दूर जा रही हो, उसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, एक है जब आपकी रेज पास आ रही हो, उसको हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन। एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख देता हूं रिफ्लेक्शन की। मीडियम क्या कहा है भाई, डेफिनेशन में हमें कहा है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बाउंस करके बैक हो जाना आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, किसी सरफेस से टकराने के बाद, विद इन अ सेम मीडियम, और मीडियम भी चेंज ना हो, जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम पर चली जाए। इसको हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है भाई, ये एक सरफेस है, मान लेते हैं रे ऑफ लाइट आई, टकराकर वापस चली, ठीक है भाई, जिस मीडियम से आई उसी से टकराकर वापस चली गई, ठीक है। एक सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है हमेशा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। अब जो लाइट आएगी सरफेस से टकराने से पहले, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब लाइट आई, टकराकर वापस गई, जो वापस जाती है टकराने के बाद, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे। और ध्यान रहे इंसिडेंट रे नॉर्मल से एक एंगल बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल से एक एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम बोलते हैं आर, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब ये तो होता है पूरा रिफ्लेक्शन, भाई लाइट आएगी एक सरफेस से टकराएगी और टकराकर वापस चली जाएगी, जो लाइट आती है उसको इंसिडेंट रे, जो टकराकर जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे, और सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको एंगल आई बोलेंगे, आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसी से कुछ लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। फर्स्ट लॉ देखो क्या है, फर्स्ट लॉ हमें कहता है, दो लॉज होते हैं इसमें, हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई
ऑन अ सेम प्लेन। पहला लॉ हमें कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगी और जो नॉर्मल होगी और रिफ्लेक्टेड होगी वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। इस बात का मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, चलो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है नॉर्मल। ठीक है भाई, ये है नॉर्मल। तो ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे, विच मीन जो इनका प्लेन बनेगा वो एक ही होगा। यानी जो इसका प्लेन बनेगा, अगर आप ऐसे देखो तो जो प्लेन होगा वो एक ही प्लेन होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बाहर है या रिफ्लेक्टेड बाहर है। तो जो तीनों रेज लाई करेंगी वो एक ही प्लेन पर बनेगी, एक ही प्लेन पर होंगी, कोई बाहर नहीं होगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है भाई बहुत सिंपल है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, which means एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है भाई, यही हमारा दूसरा लॉ है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। फर्स्ट लॉ में कहता है इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी और जो नॉर्मल होगी, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। दूसरा हमें रूल कहता है कि जो एंगल I बनेगा और जो एंगल R बनेगा उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी जिस एंगल से लाइट आएगी उतने ही एंगल से, नॉर्मल से उतने ही एंगल से बनाकर निकल जाएगी। यही हमारा रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। आपको एक स्फेयर लेना है, होलो स्फेयर। आपने एक होलो स्फेयर लिया, ठीक है भाई, उसको आपने मान लो ये वाला पोर्शन कट कर दिया, कुछ ऐसा दिखेगा भाई, अलग से लिख लेते इसको। ठीक है भाई, उसको कर दिया आपने बाहर से पेंट, यानी कि जो इसका शाइनी सरफेस है वो इनसाइड वाला होगा, अंदर से शाइन करेगा। अगर ये अंदर से शाइन करेगा तो यानी लाइट को अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, कॉनकेव, यहां पर एक वर्ड आ रहा है याद रखने के लिए, केव। केव का मतलब क्या होता है भाई, एक तरीके से गुफा होता है। गुफा यानी जो अंदर से खोखरी हो, गुफा अंदर से खोखरी हो, तो यहां से ये केव जैसा ही दिखता है। ठीक है भाई, तो ये लॉजिक कॉनकेव का यहां से आया है कि भाई थोड़ा केव की तरह दिखता है, तो आपको इससे याद भी रहेगा। ठीक है, एक टाइप होता है कॉनकेव। फिर आता है हमारे पास, मान लो आपने ये वाला हिस्सा कट कर दिया, ये इसको इधर लिख लेते हैं हम। इस बार आपने अंदर वाला हिस्से को पेंट कर दिया। ठीक है, यानी इसका जो शाइनी सरफेस होगा वो बाहर की साइड होगा। इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, तो हमारे पास दो टाइप के मिरर आ जाते हैं। पर ध्यान रहे ये आए कहां से है, एक पोर्शन हमने स्फेयर से ही कट किया है और उसको हमने बाहर से पेंट किया, तो अंदर वाला सरफेस शाइनी है, अंदर से रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को, तो इसलिए हमने उसको कहा कॉनकेव मिरर। एक हिस्सा हमने काटा, उसको अंदर से पेंट कर दिया, बाहर से शाइनी है वो, तो यानी बाहर से रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो उसको हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये बने कहां से है भाई, ये पूरे एक स्फेयर से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसमें हमें क्या दिया गया है। तो भाई हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, लिख लेते हैं। पहला हमारे पास है कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, फर्स्ट, और सेकंड है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे भाई कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, चलो भाई कॉनकेव मिरर को पढ़ते हैं। मान लो एक
पोर्शन हमने स्फेयर से काटा और उसको हमने बाहर से पेंट कर दिया। ठीक है भाई, बाहर से पेंट करने के बाद अब उसका जो सरफेस है वो इनसाइड वाला शाइनी है, अंदर से रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो एक तो होता है पॉइंट, मान लो ये किसी एक स्फेयर से ही मिलकर बना है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं भाई स्फेयर को। ठीक है भाई, मान लो इस स्फेयर से बना, तो इस स्फेयर का कोई सेंटर रहा होगा। ठीक है, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, अब जो आपका ये लेंस है इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देना है पोल से। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर दिया, तो एक लेंथ आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहे वो पॉइंट को तो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है भाई, और चीज क्या आती है इसमें, अब जो ये रेडियस है इसका आप हाफ कर लो, हाफ पर पॉइंट। तो एक पॉइंट आता है हाफ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ठीक है भाई, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और उस पॉइंट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है भाई, कुछ टर्म्स हैं आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, एक बार दो तीन चीजें और हैं अभी बता देंगे, पहले मैं बता देता हूं हमने क्या क्या डिस्कस किया। जो ये मिरर हमारा बना, ये मिरर किसी स्फेयर से होगा और उस स्फेयर का कोई सेंटर भी होगा, उस पॉइंट को हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, अब जो हमने लेंस लिया उसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, उसको हमने मान लिया पोल। तो उस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका अगर आप हाफ कर दो तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है। ऐसे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में कंफ्यूजन हो जाती है। तो फोकल लेंथ एक लेंथ है, डिस्टेंस है, और प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है। ठीक है भाई, अब एक चीज और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लाइन बनाओ जो कि कट करे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को और पोल को, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बना देते हैं भाई। इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर, फोकस से लेकर पोल तक जाते हुए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो एक बार हम वापस बना देते हैं भाई। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, ये हमारा कॉनकेव मिरर, और यहां से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस डाली। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर इसको मिरर को मीट करेगी उसको हम बोलते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट आता है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ होती है, इसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, और इसके हाफ में, मिडवे में एक और पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको, इस वाली लेंथ को फोकल लेंथ, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम है इसका, और इसका फोकस नाम है, और इसका पोल नाम है। ठीक है भाई, इससे के बाद हमारे पास दूसरा लेंस है, उसको भी देख लेते हैं। फिर आता है हमारे पास
कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस नहीं मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भाई, अब इसको हमने इनसाइड से पेंट किया हुआ है, बाहर से इसका शाइनी सरफेस होता है, ठीक है भाई। अब ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को मीट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जिस स्फीयर से बना होगा उसका जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं, और पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। अब एक दो प्रॉपर्टी इनकी और देख लेते हैं, चलो यही देख लेंगे ना फिर हम, हाँ ठीक। मान लो कि कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल रेज आए, ठीक है भाई, पैरेलल किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है भाई। पैरेलल आई है, पैरेलल रेज, जब ये टकराएंगी तो ये फोकस से होकर पास होंगी, ठीक है भाई। टकराने के बाद फोकस से, टकराने के बाद फोकस, टकराने के बाद फोकस, ठीक है भाई। इसका मतलब ये कैसा लेंस हुआ, इसमें लेंस ने, सॉरी मिरर ने, लेंस और मिरर में कभी कभी ज्यादातर मेरे साथ हो जाता है ऐसा, ठीक है भाई, तो इसको करेक्ट करते रहना। हाँ मैं बोल रहा था आपको कि जो मिरर है ये जितनी भी पैरेलल रेज आई इसको इसने क्या किया भाई, डाइवर्ज किया, कन्वर्ज किया, ये हम पढ़ चुके हैं। डाइवर्जेंट बीम क्या होती है, कन्वर्जिंग बीम क्या होती है। इसने सभी लाइट को इकट्ठा कर दिया, एक पॉइंट पर मिला दिया, इसका मतलब इसने क्या किया, कन्वर्ज किया, ठीक है। इस मिरर ने लाइट को कन्वर्ज किया तो इसीलिए इसका एक और नाम पड़ता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अगर कोई कॉनकेव मिरर ना बोलकर कन्वर्जिंग मिरर बोले तो आप समझ जाओगे कि भाई ये कॉनकेव की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब यहीं पर देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आई, ठीक है भाई। अब होगा क्या यहां पर, जब ये रे ऑफ लाइट इस लेंस से टकराएंगी तो ये चली जाएगी वापस, ठीक है, और ये भी वापस चली जाएगी, ये भी वापस चली जाएगी और ये भी वापस चली जाएगी, ठीक है भाई। अब ये रे ऑफ लाइट क्या हुई है, यहां पर डाइवर्ज हुई है, ठीक है। डाइवर्जेंट बीम हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, जहां पर लाइट दूर दूर चली जाती है, मीट नहीं करती, इसलिए इस लेंस का नाम होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी लेंस नहीं मिरर, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। एक चीज और, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम वर्चुअली, एक टर्म आई है वर्चुअली, इसको हम अच्छे से समझेंगे, वर्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में मिला देते हैं तो ये हमें लगता है कि कहां पर मीट करेंगी, ये मीट करेंगी फोकस पर, ठीक है भाई। जहां एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी डॉट 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 लाइन बनेगी इसका मतलब वो क्या है, वो वर्चुअल रे है। वर्चुअल रे क्या होता है धीरे धीरे आपको आ जाएगा समझ में, थोड़ा मैं बता देता हूं भी। वर्चुअल क्या है, जब हम इमेज बनाते हैं, आगे अभी हम पढ़ेंगे, जब हम इमेज बनाते हैं तो हमें रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनती है। कभी कभी कुछ केस में जो लाइट है वो कभी मीट ही नहीं करती है, पर वो अगर हम उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे तो वो मीट कर जाती है, इसका मतलब वो वर्चुअली मीट कर जाती है। इट्स सीम टू बी इट्स इंटरसेक्टिंग, पर एक्चुअल में वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो उसको हम डॉट डॉट से बनाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल इमेज है या फिर वर्चुअल रे है, ठीक है। तो ये रे देखो यार टकरा कर यहां से चली गई, पर जब हमने देखा अगर उसको वर्चुअली पीछे मिलाए तो वो कहां पर मिल रही है, फोकस पर, ये भी फोकस पर, ये भी फोकस पर, ठीक है। होता ये डाइवर्जिंग लेंस ही मिरर ही है, पर इसकी वर्चुअली क्या होती है, जब हम रे ऑफ लाइट बनाए तो वो फोकस पर हमें लगता है कि मीट हो रही है, ठीक है भाई। तो हमने पढ़ लिया है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई, जब सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है,
जो हमारी लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास रहेगा रे डायग्राम्स। ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है भाई, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है भाई, तो इसको पढ़ने के पहले इमेज कैसे बनती है उसको पढ़ने से पहले कुछ हमें रे डायग्राम्स देखने पड़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है भाई, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला केस है हमारे पास, कॉनकेव की बात कर रहे हैं अभी हम। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर मान लेते हैं भाई, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, यहां पर कहीं पर फोकस, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला रूल हमें कहता है अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसी के लिए, इसी मिरर की बात कर रहे हैं अभी हम। मान लेते हैं हमारे पास ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, यहां पर कहीं पर फोकस, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरी बात हमें कहती है, दूसरा पॉइंट कहता है अगर कोई भी रे फोकस से पास होगी और मिरर से टकराएगी तो हमेशा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, यानी ये इसी का रिवर्स कंडीशन है। ठीक है भाई, तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। ये रहा हमारे पास मिरर, ये हमारे पास पोल, यहां कहीं पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, दूसरा रूल हमें कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आए और डायरेक्ट पोल से टकराए तो वो जितना एंगल उसने बनाया है, मान लो एंगल आई बनाया है, उतना ही एंगल बनाकर वापस निकल जाएगी एंगल आर बनाकर, वेयर आई इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है भाई, तो पोल से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जितना आएगी टकराकर सेम एंगल बनाकर निकल जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारे पास। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया है मान लेते हैं पोल है, ये हमारा यहां पर फोकस है और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ रूल हमें कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और मिरर से टकराएगी, टकराकर अपना सेम पाथ फॉलो कर लेगी, यानी जहां से रे ऑफ लाइट आई है सेम अपना पाथ रिट्रेस करके वहीं से निकल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी और वापस आ जाएगी, यानी कि 90 डिग्री पर टकराएगी और 90 डिग्री पर टकराकर वापस आ जाएगी। ठीक है भाई, और क्या होता है हमारे पास? यही 4 मेन पार्ट है। अगर कोई और आएगा तो जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है भाई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स भी बनाने हैं आपको प्रॉपर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम दूसरे लेंस जो है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की भी रे डायग्राम्स देख लेते हैं। पहला रे डायग्राम है कॉन्वेक्स के लिए। मान लो ये हमारे पास पोल है, यहां पर फोकस होता है इसका और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसका रूल कहता है पहला अगर कोई भी पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आएगी तो टकराकर वो डाइवर्ज हो जाएगी, पर उसको अगर हम पीछे बैक डायरेक्शन में मिलाएं यानी वर्चुअली मिलाएं तो वो कहां से पास होगी भाई?
फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा केस, पोल, यहां पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पड़े इस पर कि ये वर्चुअली कहां पर जाए, फोकस से पास हो। अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे पड़े कि ये वर्चुअली फोकस से पास हो तो ये पैरेलल हो जाए। ठीक है भाई, तो ये रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसी का ये उल्टा वर्जन है। ठीक है भाई, तीसरा केस देख लेते हैं इसका। मान लो ये पोल है, यहां पर कहीं पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई रे ऑफ लाइट आए और डायरेक्ट पोल से टकराए, तो पोल से टकराने के बाद सेम एंगल बनाती हुई, मान लो एंगल आई है, ये एंगल आर है, सेम एंगल बनाते हुए लाइट निकल जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप जो आता है इसका, ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आए कि वो वर्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो जिस एंगल से आएगी सेम अपना पाथ रिट्रेस करके उसी रास्ते से रे ऑफ लाइट निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ रे डायग्राम है जो आपको इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को हटाकर अभी हम लिख देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो भाई पहली कंडीशन देखते हैं इसकी। मान लो भाई ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहां पर फोकस और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें कही जाएगी कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है, डिटेल्स यहां लिख लेते हैं हमारा, भाई जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा है, इन्फिनिटी पर। कहां रखा है भाई, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कहीं यहां पर है। ठीक है, तो रेज आएंगी पैरेलल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर होगा तो रेज कैसे आएंगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एक रूल हमने देखा है कि अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से मीट करेंगी, वो होगी फोकस से पास। ये भी टकराएगी, ये भी कहां होगी, फोकस से पास। ठीक है भाई, तो अब जो रे ऑफ लाइट है कहां से पास हुई है भाई, फोकस से पास हुई है। और दोनों रे ऑफ लाइट कहां पर इंटरसेक्ट हुई है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट आपकी इंटरसेक्ट होती तो वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कहां पर इंटरसेक्ट हुई है, फोकस पर। तो आप क्या कहोगे भाई, इमेज कहां बनी है, आप कहोगे एट फोकस। ठीक है, अगर हम बात करें साइज ऑफ इमेज, आप कहोगे डिमिनिश्ड या फिर कहो वेरी स्मॉल और इवन पॉइंट साइज। ठीक है भाई, और इसको अगर हमें लिखना हो रियल इमेज बनी है या वर्चुअल इमेज बनी है, तो वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूं रियल और वर्चुअल इमेज क्या है। जब आपकी रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट होगी या फिर कहें हम डॉट डॉट बनाकर ना मीट कराएं, बिल्कुल एक कंप्लीट लाइन ही मीट करे, तब बनती है रियल इमेज। ठीक है भाई, तो यहां पर ये जो रे ऑफ लाइट है हमने डॉट डॉट करके तो कहीं पे बनाया नहीं, इसका मतलब एक्चुअली मीट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं रियल। एंड रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आ जाएगा, इन्वर्टेड
इमेज। ठीक है भाई, तो इमेज कैसी बनी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, सेकंड देख लेते हैं इसकी कंडीशन, इसको नोट कर लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। ठीक है भाई, तो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है, सेकंड केस में हम डिटेल्स को इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड नंबर पे आता है पोजीशन ऑफ इमेज, फिर आता है साइज ऑफ इमेज, और लास्ट होता है हमारे पास नेचर ऑफ इमेज। ठीक है भाई, तो फर्स्ट हमने देख लिया था जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो। अब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। डायग्राम देख लेते हैं इसका। मान लो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा यहां पर कहीं पर फोकस, यहां पर हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है यहां पर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी भाई, फोकस से। ठीक है भाई, दूसरी जो रेज है उसको हम पास कराएंगे, पोल से टकराएगी, टकराने के बाद यहां से मीट करती हुई चली जाएगी। तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी भाई, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है भाई, इमेज कहां बनती है, जहां पर दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ भाई, पोजीशन ऑफ इमेज हुआ बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है भाई, साइज ऑफ इमेज की बात करें, यहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है पर इमेज थोड़ी छोटी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है भाई, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा इसमें, क्या हमने कहीं पर डॉट डॉट करके इसको पीछे मिलाया है कहीं पर, नहीं, ये हमारी जो रेज है वो एक्चुअल मीट कर रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल इमेज। और रियल के साथ क्या आता है भाई, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सेकंड केस है। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या आएगा हमारे पास, थर्ड केस में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे एट सी पर। तो ऑब्जेक्ट एट सी देख लेते हैं भाई, इमेज रे डायग्राम क्या होगा इसका, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है यहां पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट। एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराकर कहां से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी। ठीक है, एक इमेज अगर फोकस से पास हो तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, ये इमेज जो थोड़ी है इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा थोड़ा आगे आएगा, इसको हम यहां बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, एक रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हुई। एक रे जो है फोकस से आएगी और टकराने के बाद वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पर टकराएगी। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी भाई हमारी, इमेज भी इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज
एट सी। ठीक है भाई। फिर अगर हम बात करें साइज ऑफ इमेज की, तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज का भी साइज है। तो साइज सेम है तो हम लिख देंगे सेम साइज। अगर बात करें नेचर ऑफ इमेज, क्या नेचर है, क्या हमने इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाया? नहीं, एक्चुअल में मीट की है तो रियल आए, तो रियल एंड इनवर्ट। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास थर्ड केस है। नेक्स्ट केस देखेंगे अब। फोर्थ केस हमारे पास आएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो, तब देखो क्या कंडीशन बनेगी। ये हमने बनाया है कॉन्केव मिरर, यहां पर कहीं पर फोकस, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है भाई? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है भाई। तो एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और टकराने के बाद कहां से पास होगी भाई? फोकस से पास होगी। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई। मान लो भाई ये जो लेंस और मिरर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहां से एक रे गई और हमें पता है अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले तो अपना पाथ वो रिट्रेस कर देगी और जाकर आगे मिल जाएगी, मान लो यहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो इमेज जो है आपकी इमेज बन जाएगी यहां पर। ठीक है भाई। तो इमेज कहां पर बनी है हमारी? इमेज बनी है बियॉन्ड सी, सी से पहले। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है भाई। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बियॉन्ड सी। ठीक है भाई। साइज ऑफ इमेज, अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है और जो आपकी इमेज है वो बड़ी है इसकी। तो भाई साइज के लिए हम लगाएंगे एनलार्ज्ड। ठीक है भाई। ये साइज जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एनलार्ज इमेज। ठीक है। नेचर क्या है? डॉट डॉट करके हमने नहीं मिलाया है तो इसका नेचर क्या होगा भाई? वही रियल एंड इनवर्ट। 90% केसेस में जो रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड ही बनती है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था फोर्थ केस। नेक्स्ट केस देख लेते हैं भाई। चलिए भाई फिफ्थ केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? ऑब्जेक्ट रखा होगा एट एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली फोकस पर रखा होगा। ये हमारा मिरर, यहां पर कहीं पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस पर। एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पास होगी फोकस से। ठीक है। एक रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई टकराकर वापस, और ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी आपस में? पैरेलल। इसका मतलब ये एक्चुअल मीट नहीं करेंगी, ये मीट करेंगी इन्फानेट पर। तो ऑब्जेक्ट हमारी इमेज कब बनती है? जब दो रे मीट करती हैं। तो ये यहां तो मीट नहीं करेंगी, ये मीट कहां पर करेंगी? ये मीट करेंगी इन्फानेट पर। ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी? सॉरी, एट इन्फानेट। ठीक है। अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा और जो इमेज है वो बन रही है इन्फानाइट पर। इसका मतलब साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो आप कहोगे हाईली एनलार्ज्ड।
तो जो इमेज होगी हमारी वो हाईली एनलार्ज होगी। अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज, तो यहां पर भी हमने डॉट डॉट करके नहीं मिलाया है इमेजेस को, जो रेज है मैं डॉट डॉट करके नहीं मिलाया, तो इस केस में भी ये रियल होंगी। तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो ये हमारे पास था फिफ्थ केस। नेक्स्ट केस देख लेते हैं भाई। लास्ट केस है इसका, सिक्स्थ केस। सिक्स केस जो है हमारे पास, वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रहेगा बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है भाई। मान लो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो एक रे जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और टकराने के बाद फोकस से होती हुई, ठीक है। एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और टकराकर वापस, ठीक है भाई, अपना पाथ रिट्रेस कर देगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। क्या ये एक्चुअल मीट करेगी? इन्फानेट पर भी मीट करेगी क्या? इन्फानेट पर तो पैरेलल रेज मीट करती हैं, ये तो पैरेलल नहीं है, तो डाइवर्जिंग है, तो एक्चुअली में रियल में मीट नहीं करेंगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, इनको पीछे बढ़ाना होगा। तो डॉट डॉट करके हम पीछे बढ़ाएंगे इसको, और एक्चुअली में ये यहां पर मीट करेंगी वर्चुअली, ठीक है। तो इमेज बनेगी बियॉन्ड मिरर, ठीक है, बिहाइंड मिरर। तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड मिरर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा भाई? देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, साइज बड़ा है, तो आप कहोगे एनलार्ज, एनलार्ज इमेज। नेचर क्या होगा? अब हमने इसको डॉटेड लाइन को बनाया है, डॉट डॉट करके पीछे मिलाया है, इसका मतलब ये रियल तो नहीं है, इसका मतलब ये होगी वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ आता है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। इसके हमारे पास टोटल 6 पार्ट होते हैं, 6 के 6 पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से उनकी डिटेल्स भी लिख दी है। अभी हम एक टेबल बनाएंगे कि ये जो सारी डिटेल है एक टेबल में आ जाए, जिससे आप चीजों को याद भी कर लो, ठीक है भाई। तो टेबल बनाना शुरू करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई टेबल बना लेते हैं। सबसे ऊपर फर्स्ट कॉलम में आएगा हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज, फिर आएगा हमारे पास साइज ऑफ इमेज, और लास्ट में आएगा नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है भाई। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां बनी थी हमारी भाई? इमेज बनी थी एट फोकस, एट एफ पर इमेज बनी थी। साइज ऑफ इमेज क्या था भाई? बहुत ही पॉइंट साइज बनी थी, तो कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, या फिर पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज क्या था? रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस होता है कंप्लीट, ठीक है। सेकंड केस देख लेते हैं।
सेकंड केस में हमने क्या किया था भाई, ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, सी से पहले। तो हमारी इमेज कहां बनी थी भाई, इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है भाई। साइज की बात करें अगर हम, तो इमेज का साइज था डिमिनिश्ड और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस। ठीक है भाई, थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड में क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज कहां बनी थी, इमेज भी एट सी। साइज की बात करें तो साइज सेम था और रियल एंड इन्वर्टेड तो थी। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो जाता है थर्ड केस। अब देख लेते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी थी भाई, इमेज बनी थी हमारी बियॉन्ड सी। ठीक है भाई, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड सी तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे सी और एफ के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है भाई। साइज क्या था इसका, ये थी एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। ठीक है भाई। और नेचर क्या था, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है भाई। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट एफ। इमेज कहां पर बनी थी भाई, एट इन्फिनिट, एट इंफिनिटी या फिर इन्फिनिट। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिट पर। ठीक है भाई। साइज क्या था, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। सिक्स्थ केस और लास्ट केस देख लेते हैं हमारा। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था भाई हमने, ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है भाई। इमेज कहां बनी थी भाई, बिहाइंड मिरर बनी थी, बिहाइंड मिरर। साइज कैसा था भाई, एनलार्ज्ड, एनलार्ज था। और यहां पर जो नेचर था वो नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास पूरी कंप्लीट टेबल आ जाती है। ठीक है भाई, ये हमारे पास पूरी कंप्लीट टेबल, ये एनसीईआरटी में भी है टेबल, मैंने आपको समझा दी है। ठीक है। तो भाई एक बार इसको हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो कहां बनेगी इमेज, इन्फिनिट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो कहां पर बनेगी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ पर है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। अगर एट सी पर है तो सी पर ही बनेगी और साइज इनका सेम रहेगा। ठीक है भाई। और अगर फोकस और पोल के बीच में हो तब जाकर हमारा वर्चुअल का केस आता है कि जो इमेज है हमारी वो मिरर के बिहाइंड बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है भाई। तो ये टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो भाई, अभी मैं बता देता हूं हमने कितना पढ़ लिया है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अभी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर भी रह रहा है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा उसमें सिर्फ 2 ही केस बनते तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग रहेगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स
मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो ही केस हैं, दोनों केस देख लेते हैं, साथ साथ ही देख लेंगे भाई। पहले केस में जो हमारा लेंस है यहां पर कहीं पर फोकस होगा, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है भाई वो रखा है इन्फानाइट पर। ठीक है भाई, जो ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फानाइट पर रखा है। ठीक है, तो इन्फानाइट पर रखा है तो इमेज जो रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो टकराकर वापस चली जाएंगी। ठीक है भाई, क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, और अगर हम इनको वर्चुअली पीछे मिलाए तो ये कहां पर मीट करेंगी, ये मीट करेंगी भाई फोकस पर। ठीक है भाई, तो पहली चीज क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज है हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज, फिर है साइज ऑफ इमेज, फिर है नेचर, नेचर ऑफ। ठीक है, तो पोजीशन क्या है भाई, हमारी पोजीशन है ऑब्जेक्ट कहां रखा है। फर्स्ट केस हमारे पास आता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, सॉरी बिटवीन नहीं, एट इंफिनिटी। एक पहली जो कंडीशन है हमारी एट इंफिनिटी। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, हमने देखा कि जो पैरेलल रेज आई है कहां पर मीट की है, वो हमारी मीट की है भाई फोकस पर, तो इमेज एट एफ। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्योंकि फोकस पर बनी है बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, तो हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज, अब देखो क्योंकि हमने डॉट डॉट करके मिलाया है रेज को, तो यहां पर जो इमेज का नेचर आएगा वो आएगा वर्चुअल, वर्चुअल के साथ आता है इरेक्ट। ठीक है भाई, टेबल भी साथ साथ बना रहे हैं और दो ही केस है। दूसरा केस यहां पर देख लेते हैं इसका। दूसरे केस में हमारे पास होगा जब आपका ऑब्जेक्ट मान लो फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल और इन्फानाइट के बीच में कहीं पर भी रखा हो। ठीक है, मान लो यहां पर रखा है, तो एक इमेज, एक रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां हो जाएगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी टकराने के बाद, और उसको अगर हम वर्चुअली मीट कराएं तो कहां से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी। एक रे जो जाएगी भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, टकराकर ये एक्चुअल में वापस चली जाएगी, पर इसको हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो दोनों मीट कहां पर की है भाई, दोनों मीट की है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, और साइज भी देखो, इमेज का साइज यहां पर दोनों इंटरसेक्ट की है, तो इमेज भी आपकी यहीं पर फॉर्म होगी। ठीक है, इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। सेकंड केस आता है हमारे पास बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन बनी है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, और साइज कैसा है भाई, इसमें डिमिनिश है। ठीक है, छोटा साइज बनेगा, डिमिनिश। ठीक है, और नेचर कैसा है, क्योंकि हमने डॉट डॉट करके बनाया है, तो नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टेबल हो जाती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये टेबल आप एक बार देख लो।
तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि इनका यूज एक्चुअली रियल लाइफ में यूजेस कहाँ होता है और इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, तो यूजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की कहाँ पर यूज होता है। लिखा है इट इज यूज एज शेविंग मिरर बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द फेस इट फॉर्म्स अ लार्ज इमेज। इसको हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, यानी जो लोग शेविंग करते हैं, शेविंग समझते होंगे आप, तो उसमें जो मिरर लगा होता है एक्चुअली में कॉनकेव मिरर होता है। वो करता क्या है कि इमेज को थोड़ा बड़ा बनाकर दिखाता है जिससे थोड़ी क्लियरिटी हो जाए, जो शेविंग करते हैं उसको थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो जब कॉनकेव मिरर सामने होगा और इमेज एनलार्ज बनेगी, क्यों? क्योंकि ये जो इमेज है लार्ज बनाता है अगर हम इसको थोड़ा पास रख दे। ठीक है, तो लिखा है इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द फेस इट फॉर्म्स अ लार्ज इमेज। लार्ज इमेज बनाएगा, इस वजह से हम इसको शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। सेकंड है इट इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर कुकर बिकॉज इट कन्वर्ट्स सन रेज ओवर अ स्मॉल एरिया टू प्रोड्यूस हीट टेम्परेचर और टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। यानी कि करता क्या है भाई, सोलर कुकर क्या करता है भाई, मान लो यहाँ पर हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, कुकर है, और यहाँ पर हम सोलर कुकर एडजस्ट कर देते हैं। मान लो यहाँ पे सन की रेज आ रही है, सन की रेज पैरेलल आएंगी भाई, सरफेस पर पड़ेगी और ये टकराकर फोकस पे पड़ा देगा भाई, सभी रेज को फोकस पर। यानी ये क्या करता है, रेज को एक तरीके से कन्वर्ज करता है। तो जितनी भी सन की रेज आती हैं उनको वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है और इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर मिल जाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं सोलर कुकर। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखा है इट इज यूज फॉर सिक्योरिटी चेकिंग पर्पस। इसको हम सिक्योरिटी चेकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो भाई कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। लिखा है इट इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज, यानी कि जो हमारी गाड़ियां होती है ना, गाड़ी वगैरह जो कार वगैरह होती है, बाइक वगैरह भी होती है, उसमें जो हमें पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए शीशा लगा रहता है। मान लो गाड़ी में सामने लगा रहता है और बाइक जो होती है उसके हैंडल पे शीशा लगा रहता है, वो उसको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज एज वेल एज डिमिनिश्ड इमेज। यानी जो इमेज जो है वो बहुत छोटी देता है, इरेक्ट देता है, मतलब सीधी रहती है इमेज, और डिमिनिश का मतलब है कि इमेज छोटी देगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है बहुत छोटी देगा। इसका मतलब अगर हमारे पास एक छोटा मिरर है तो उसमें इमेज छोटी छोटी, बहुत सारी चीजों की छोटी छोटी इमेज आ सकती है, यानी कि वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा। इसमें तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वो एक्चुअली में एरिया बहुत बड़ा कवर करेगा, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा दिखा रहा है, यानी बहुत बड़े एरिया को वो एक मिरर में कवर कर लेगा। ठीक है, क्या लिखा है, डिमिनिश ड्यू टू विच इट हैज वाइडर फील्ड व्यू। इसी वजह से बहुत वाइडर फील्ड व्यू दे सकता है वो। ठीक है भाई, तो समझ गए कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तरह क्यों यूज होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है इट इज ऑल्सो यूज इन स्ट्रीट लाइट। जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें भी लाइट को फैलाने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसको वर्ड्स में लिखना कैसे मैं आपको बता देता हूं। एक बार आप लिखोगे क्या लिखा है भाई, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि कुछ लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी वो कन्वर्ज होंगी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट होने के बाद। कहां से, कॉनकेव मिरर से। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। जितनी भी पैरेलल रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकालनी है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। मान लो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, दोनों केस में फॉर्मूला काम करता है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने बताया था कि जिस स्फेयर से मिलकर बना होगा उसका जो सेंटर होता है वही क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी डिस्टेंस पोल से क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, फोकस। तो कहा है 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है भाई, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना होगा, हमें पता है फोकस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। तो कितना होगा, 20 का हाफ 10 हो जाएगा। अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखना चाहें तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 डिवाइडेड बाय 2, कट करो तो कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सिंपल है, समझ आया आपको। तो दूसरे का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आपको फोकस पूछा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो इरेक्ट वर्ड कहां पर आता था हमारा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो आपको जनरली आपके दिमाग में आएगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वही तो हमारा क्या बनाता है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। पर यहां पर कंडीशन दी है एनलार्ज होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो दो कंडीशन थी हमारी कॉन्वेक्स वाली, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। कॉन्वेक्स की दो कंडीशन थी। एक कंडीशन थी इंफ्रारेड पर, तो यहां से रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज हो जाएंगी, पर उसको अगर हम पीछे मिलाए डॉट डॉट करके तो फोकस पर मिलती थी। यहां पर इमेज का साइज कैसा आता था, डिमिनिश आता, बहुत छोटा आता था। पर यहां पर तो पूछे एनलार्ज होना चाहिए, इरेक्ट भी होना चाहिए, एनलार्ज भी होना चाहिए। इसी का दूसरा भी केस था। दूसरा केस क्या था इसका, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में हो, तो एक रे हमारी गई थी ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद, जो कि पास हुई थी फोकस से, और एक थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां पर इमेज बनी थी, छोटी इमेज बनी थी। तो यहां पर भी डिमिनिश इमेज है। तो यानी कि कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है वो एनलार्ज इमेज तो बनाता ही है, इरेक्ट तो बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनाता है, पर एनलार्ज नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव ही होगा। और उसका केस भी हम देख लेते हैं। थर्ड केस जो था उसमें, मान लो कॉनकेव मिरर है आपका, यहां पर फोकस होता था कहीं पर, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन पोल एंड फोकस, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी भाई, फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक रे आपकी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां से जाएगी और रिट्रेस कर जाएगी अपना पाथ, सॉरी डायरेक्शन गलत बना दी मैंने इसकी, इधर, ठीक है। पर जब हम इसको वर्चुअली डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो पीछे जाके मिलती है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट से साइज इसका बड़ा आया है। तो ये किस केस में है, कॉनकेव के केस में ही ये पॉसिबल है, आपकी इमेज इरेक्ट भी हो और साथ ही साथ एनलार्ज भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। थर्ड का आंसर हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि भाई यूजेस क्या होते हैं। उसमें हमने एक यूज पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम जनरली रियर व्यू मिरर के केस में यूज करते हैं। उसका कारण भी क्या था, स्टेटमेंट मैंने लिखा रखा, आंसर वहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट वही ले लेना जो हमने एग्जाम्पल लिख रखा है यूजेस में। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि हम कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज को बहुत छोटी बनाता है ना, डिमिनिश बनाता है। इसका मतलब वो अपने छोटे से एरिया में बहुत सारी इमेजेस बना सकता है, यानी बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए छोटे छोटे स्क्रीन पर तो हम क्या यूज करते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, जिससे हमें एरिया काफी बड़ा दिख पाए और बहुत ही छोटी स्क्रीन में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
अब हम कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो किस वैल्यू को हमें पॉजिटिव लेना है और किस वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना है। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो हम हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेंगे हाइट को पॉजिटिव। अगर मान लो हाइट कोई आपके डाउनवर्ड है तो हम लेंगे नेगेटिव। कोई हाइट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव आएगी और अगर कोई हाइट नीचे ले रहे हम तो हाइट नेगेटिव आएगी। अगर मान लो ये वाली डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर हम पोल से वापस जाएं या फिर कहो डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट जाएं तो जो भी डायरेक्शन हम लेंगे, डायरेक्शन ऑन राइट हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। पोल से अगर हम राइट जाएं, सॉरी लेफ्ट जाएं, लेफ्ट, पोल से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो सारी डायरेक्शन हमारी नेगेटिव रहेगी। और अगर हम पोल से राइट जाएं, डायरेक्शन इन राइट क्या होगी, सभी पॉजिटिव होगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, उसकी हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, किसी की हाइट नीचे है तो हम नेगेटिव लेंगे। अगर पोल से आप लेफ्ट आते हो, वापस आते हो तो साइन आपका नेगेटिव रहेगा। और अगर आप पोल से राइट जाते हो, राइट यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जाते हो पोल से, तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये हमारे साइन कन्वेंशन है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। देखो भाई, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। मान लो हमने अभी के लिए एक कॉन्केव मिरर बनाया, ये उसका फोकस होता है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है और मान लेते हैं कोई भी कंडीशन पर उसकी जो इमेज बनी है आपकी यहां पर, मान लेते कोई भी कंडीशन है, ठीक है। तो आपको एक चीज देखनी है, पोल से, यहां पर पोल होता है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर जो पोल तक की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट को u, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है और पोल से जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं u, और जहां पर इमेज बनी है और पोल से लेकर डिस्टेंस जो होगी उसको हम बोलते हैं v। समझ में आई बात। जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसके डिस्टेंस पोल से u से डिनोट करते हैं, और जहां पर इमेज बनी है पोल से डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस क्या बोलते हैं, उसको v बोलते हैं। और आपको पता ही है कि फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ f बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर क्या क्या टर्म्स हमने यूज की हैं। तो ये जो u है, u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f का मतलब तो आपको पता ही है फोकल लेंथ। तो इन सब को मिलाकर आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, और वो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है भाई। 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f, यही आपको याद करना है। ध्यान रहे ये मिरर का फॉर्मूला है, कंफ्यूज करने के लिए आगे ऐसे ही लेंस फॉर्मूला आएगा, ठीक है।
वो भी इसी के जैसा होता है। तो आप इसको याद करके चलना कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बीच में प्लस आता है 1/v + 1/u = f। अब प्लस वहां पर माइनस आता है, आगे उसको हम देखेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो भाई मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से। ठीक है भाई। अब मैग्निफिकेशन वर्ड आपने सुना होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास सुना होगा आपने, है ना। मैग्नीफाइंग मतलब कोई चीज कितनी बड़ी हो चुकी है, मैग्नीफाइंग कितना कर दिया उसको। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट था और उसकी जो इमेज बनी है उसका क्या रेशियो है, यानी वो उसके दुगना बनी है या उसके हाफ बनी है, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो मैग्निफिकेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये होता है माइनस, तो m = माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम v अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, u। तो अभी तक m का फॉर्मूला एक हमारे पास बन जाता है m = -v अपॉन u। ठीक है भाई। कितनी दूर इमेज बनी है और कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट था, उससे उसको डिवाइड करोगे तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगी। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, इसको हम हाइट से भी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट को हमने माना है h। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट को हमने क्या माना है, h। और जो ये इमेज बनी इसकी हाइट को हमने h' माना। ठीक है भाई। इसकी हाइट को हमने क्या माना है, h'। तो फॉर्मूला हो जाता है m का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हमने किससे डिनोट किया है, h' अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने किससे डिनोट किया है, h से। ठीक है। तो अभी तक मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जाता है हमारे पास m = h' अपॉन h। इस फॉर्मूले माइनस नहीं है, माइनस सिर्फ इस फॉर्मूले होगा। तो मैग्निफिकेशन दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। मैग्निफिकेशन m = -v अपॉन u, where v is the distance of image and u is the distance of object। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है m = h' अपॉन h, where h' is height of image और h is height of object। ठीक है भाई। तो दोनों फॉर्मूले आपने लिख लिए हैं। यहां पर ये मैग्निफिकेशन इतना ही है। अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हमें इरेक्ट इमेज बनानी है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ भी दी है भाई, फोकल लेंथ कितनी दी है आपको, 15 सेंटीमीटर। पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हम ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर रखें कि हमें इरेक्ट इमेज मिले, किससे भाई, कॉनकेव मिरर से। और पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। आपको नेचर ही बताना है, इमेज का नेचर कैसा होगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपको बताना है जो इमेज बनेगी भाई वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी या लार्जर होगी। ठीक है। साथ ही साथ बताना है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दैट द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है भाई। क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। आपको कॉनकेव मिरर दिया है और अगर आपने पिछले ये पूरी वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें केस पढ़ा था, कॉनकेव मिरर भी हमारी इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है भाई। कौन सा केस था उसको देख लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी कॉनकेव मिरर में कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में अगर रखा हो, तो उस केस में इमेज हमारी देख लेते चलो कैसे बनती है। एक रे जाएगी हमारी, रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है भाई। और वो टकरा कर कहाँ से जाएगी भाई, सारी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती है कहाँ से पास होती है भाई, वो फोकस से पास होगी। ठीक है भाई। फोकस से एक जो रे है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट जाती है वो टकराकर अपना पाथ रिट्रेस कर देती है। ठीक है भाई। वो वापस निकल जाएगी, इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है। पर अगर हम देखें कि ये जो इमेज है
ये जो हमारे पास रेज हैं एक्चुअली मीट करेंगी क्या? देखो आगे जाकर तो यहाँ मीट नहीं करेंगी, अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगी। पर अगर हम इनको वर्चुअली बनाना चाहें, यानी कि पीछे बनाना चाहें, तो पीछे ये मीट करेंगी। देख लेते हैं भाई, मान लो यहाँ जाएगी ये वाली रे, ऐसे निकल जाएगी पीछे। इसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो ये वाली इमेज, ये वाली रे यहाँ पर जाएगी। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इमेज कहाँ पर बनेगी भाई? जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई है। ठीक है, तो इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है भाई, ये हमारी इमेज होगी। ठीक है भाई, अब देखो क्योंकि हमने जो रेस को है डॉट डॉट करके बनाया है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, यही केस होता है इस कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है भाई, अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज कम है और हमारा इमेज का साइज ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछा था हमें कि हाँ कहां पर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, भाई इमेज का नेचर क्या रहेगा। और ये भी पूछा था इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमने देख लिया है कि जो इमेज है वो लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है भाई, तो हम लिख लेते हैं। और ये भी पूछा ना ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें, तो हमने देख लिया भाई फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, टू obtain erect image from concave mirror। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर में यही केस होता है। और क्या है भाई, इमेज का साइज क्या होगा, तो भाई एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, द साइज ऑफ इमेज is larger than the size of object। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट हमारे पूछा है कि भाई नेचर कैसा होगा, तो नेचर हमने देख लिया है, इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, लिखेंगे द नेचर ऑफ इमेज is virtual and erect। ठीक है भाई, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर रे डायग्राम भी बना दिया और हमने इसकी डिटेल्स भी लिख दिया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ भी दी है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं भाई कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। हमने मानी भाई फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं जो हमें दिया है, क्या क्या चीज गिवन है भाई। सबसे पहले हमारे पास u गिवन है, u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो भाई 10 सेंटीमीटर पोल से अगर हम इधर जाते हैं तो हमारी वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये पोल से लेफ्ट में है, तो इसलिए हम u की वैल्यू क्या लेंगे भाई, -10 लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद फोकस देख लेते हैं। अब फोकस जो है हमारा पोल से राइट साइड है, तो राइट साइड वाली वैल्यू सभी हमारी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फोकस की वैल्यू और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है भाई, पोजीशन फाइंड करनी है, विच मीन्स हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ हमें नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। नेचर का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नेचर फाइंड करने के लिए आता है कभी क्वेश्चन में, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप मैग्निफिकेशन निकाल लेना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो जो आपका नेचर आएगा वो आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आती है तो जो आपका नेचर आएगा इमेज का वो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, इसको याद रखना।
तो ठीक है, चलो अभी हमें दो चीज निकालनी है, एक v की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ हमें मैग्निफिकेशन भी चेक करनी है कि ये इमेज जो है वर्चुअल आएगी या फिर रियल आएगी। ठीक है भाई, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है भाई, क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, हमें v की वैल्यू निकालनी है 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है भाई? -10 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है? 50। 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/50। ठीक है भाई, अब ये आपकी वैल्यू माइनस की है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है भाई, 1/v इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और एलसीएम इनका दोनों का 30 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इक्वल टू 5/30, इसको कट करोगे कितना आएगा भाई? 1/6। सो v इज इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, +6 का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं हम। +6 का मतलब है कि हमारी v की वैल्यू प्लस आई है, विच मीन्स ये मिरर के बिहाइंड बनी। ठीक है भाई, मिरर से आगे बनी है इमेज। तो हम लिख देते हैं यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट दैट image is formed behind the mirror। ठीक है भाई, जो हमारी इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भाई, पूछा था v की वैल्यू हम लिख लेते हैं हमारी +6 आ गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैग्निफिकेशन या फिर नेचर। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं भाई, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन we have formula m is equals to -v/u। ठीक है भाई, माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 6/-10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 6/10। ठीक है भाई, तो m is equals to कितना आ जाएगा? 0.6 और प्लस में आएगा। ठीक है भाई, मैग्निफिकेशन कैसी आई है आपकी? प्लस में। और अभी मैंने बताया था अगर मैग्निफिकेशन प्लस आती है तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल। ठीक है भाई, तो नेचर क्या हो जाएगा हमारा? नेचर हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है भाई, तो हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब हमें एक ऑब्जेक्ट दिया है और उसकी लेंथ भी दी है, आगे पढ़ लेते हैं। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें u की वैल्यू भी दी है। लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है भाई, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें u की वैल्यू दी है, u की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट है भाई, कॉन्वेक्स मिरर की ही बात हो रही है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हमारा मिरर से पहले ही रखा होता है, तो यानी कि जो 20 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू है ये कैसी होगी भाई? नेगेटिव में होगी, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड, तो u की वैल्यू -20। ठीक है, साथ ही साथ हाइट दी है हमें ऑब्जेक्ट की, यानी कि h की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r की वैल्यू दी है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो हमें पता है एक फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू 2 into f, या फिर कहें r/2 इज इक्वल्स टू f। तो r की वैल्यू है 30/2f, सो f विल बिकम 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब क्योंकि हमारे पास जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड में आती है, तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है भाई, तो f इक्वल टू पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमें क्या कहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन निकालनी है, विच मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, इट्स नेचर एंड साइज। अब हमें नेचर निकालना है, विच मीन्स हमें m की वैल्यू चेक करनी है
कि पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, और साथ ही साथ साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि हमें एच डैश भी निकालना। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन नहीं, हमें v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, v की वैल्यू निकालनी है, 1/u की वैल्यू कितनी दी है भाई हमें, u की वैल्यू है -20 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है भाई, तो 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू 1/15। ठीक है भाई, अब ये जो माइनस की वैल्यू इधर जाकर प्लस हो जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20। ठीक है भाई, आगे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, इधर हमारी मल्टीप्लिकेशन अगर 4 आएगा और इधर 3 आएगा, और दोनों की एलसीएम जो है हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7/60। ठीक है भाई, ऑल्सो v इक्वल टू 60/7। ठीक है भाई, और इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है भाई, चलो v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 60/7। अब हमें क्या चेक करना है भाई, अब हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी चेक करनी है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है भाई, m इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है भाई, अब माइनस v की वैल्यू कितनी आई है भाई, पॉजिटिव ही आई है हमारी, पॉजिटिव 8 पॉइंट समथिंग। अब अगर हम v की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 60/7 इंटू u की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 3 कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ जाएगा भाई, पॉजिटिव में 4 नहीं 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3/7। तो मैग्निफिकेशन हमारा कैसे है भाई, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और हमने देखा है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज हमारी कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इसका एक पार्ट और बचा है, हमें हाइट भी फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, मैग्निफिकेशन का ही दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास h'/h। ठीक है भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आया है 3/7 इक्वल्स टू h' हमें निकालना है, और h की वैल्यू कितनी दी है भाई, h की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 की मल्टीप्लिकेशन इधर होगी, 3 × 5/7 इक्वल टू h' कितना आ जाएगा भाई, ये 15/7 इक्वल टू h'। ठीक है भाई, h' की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करते हैं भाई डिवाइड हम, 15/7 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 14, 1 पॉइंट लगाओगे, ये 10 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा 7, फिर आ जाएगा 308, तो हमारे पास h' की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी वापस से हमें हाइट ऑफ क्या दिया है भाई, हमें हाइट दी है इमेज, यानी कि h की वैल्यू दी है कितनी है 7.0 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अब हमें कॉन्केव मिरर दिया है, यानी कि हमें u की वैल्यू दी है अभी, और u की वैल्यू कितनी है 27 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव में ही होता है जब तक स्पेसिफिक वैल्यू ना दी हो। इस बार हमें कॉन्केव मिरर दिया है। ठीक है भाई, कॉन्केव मिरर दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है हमें 27 नहीं, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना दिया है भाई 27 सेंटीमीटर। फिर कहा है और फोकल लेंथ 28, यानी इसकी फोकल लेंथ देखो भाई, इसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, पोल से लेफ्ट में ही होती है,
तो इसलिए हम इसको भी माइनस लेंगे। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू इन केस ऑफ कॉनकेव कितनी हो जाएगी? -18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, विच मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है भाई। और पूछा है फाइंड द साइज, यानी कि आपको h डैश की वैल्यू निकालनी है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, यानी वापस से आपको मैग्निफिकेशन चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आया है या फिर नेगेटिव आया है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है? वर्चुअल, नेगेटिव के लिए क्या होता है भाई? रियल। ठीक है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें v की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है भाई, चलो v की वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगी। क्या यूज करेंगे भाई हम? वापस से अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू निकालनी है अगेन हमें। इस बार हमें u की वैल्यू कितनी दी है भाई? -27 इक्वल्स टू 1/f। इस बार आपकी f की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि आपके पास कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पोल से लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है भाई। 1/v माइनस 1/27 इक्वल्स टू 1/-18। ठीक है भाई। अब ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो लिखेंगे हम 1/v इक्वल्स टू 1/27 माइनस 1/18। ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी और इन दोनों की आपस में होगी। ठीक है भाई। तो 18 माइनस 27/27 इंटू 18 आ जाएगा। ठीक है भाई। 1/v इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो आएगा -9/27 इंटू 18। अब 9 से 18 को कट करोगे कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। तो 1/v इक्वल्स टू -1/27 इंटू 2, विच मीन्स 1/v इक्वल्स टू -1/54। ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -54। ठीक है भाई। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? माइनस रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज बनी है वो लेंस के कहाँ बनी है भाई? पहले ही बनी है लेंस से। ठीक है भाई। ये लेंस है, लेंस से लेफ्ट साइड में ही कहीं ना कहीं इमेज बनी है, तभी वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई। ठीक है भाई। अब दूसरा में क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं। ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन यानी नेचर चेक करना है हमें, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? -v/u। ठीक है भाई। तो माइनस v की वैल्यू इस बार हमारी माइनस आई है, -54 अपॉन, और u की वैल्यू कितनी है? -27। ठीक है भाई। अब इसको आप इससे कट करोगे, माइनस से माइनस हो जाएगा, एक माइनस बचा रहेगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है भाई। अब मैग्निफिकेशन जो है भाई हमारी नेगेटिव में है, और ये बात हम देख चुके थे पहले। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपकी इमेज कैसी होगी भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई। तो हमारी जो नेचर है इमेज का कितना होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साथ ही साथ हमारी m की वैल्यू भी आ गई है। अभी एक चीज़ और रहा है, हमें h डैश की वैल्यू निकालनी है, तो चलो h डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, h डैश अपॉन h होता है। ठीक है भाई। तो मैग्निफिकेशन कितनी है? -2 इक्वल्स टू h डैश आपको निकालना है, और h आपको दिया है कितना है भाई? h 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अपॉन में 7 सेंटीमीटर। अब 7 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 के साथ, -2 इंटू 7 इक्वल्स टू h डैश। सो h डैश इज इक्वल्स टू -40। ठीक है भाई। इमेज की आपके पास हाइट भी आ गई है सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको देख लो अब एक बार। ठीक है। तो यहां पर ये हमारी वीडियो का फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है। हमने यहां पर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सभी चीजें कर ली हैं, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर भी कर लिया है। उम्मीद तो मुझे यही है कि आपको सभी टॉपिक्स समझ आए होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा।